मैं पूर्णिमा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की तरफ से मैं आप सभी का संवाद 5th कार्यक्रम में अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है रीडिफाइनिंग इंडिया यूएस रिलेशन। एवरीथिंग इज़ डायनामिक इन इंटरनेशनल रिलेशंस। वी शिफ्ट आवर प्रायोरिटीज़ अकॉर्डिंग टू आवर नेशनल इंटरेस्ट। जहाँ कहीं भी स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्लुएंस होगा वहाँ उसके साथ हम कोलैबोरेट करेंगे विदाउट एंटरिंग इनटू फॉर्मल अलायंस ग्रुपिंग्स। बेस्ट एग्जांपल इसका इंडिया यूएस रिलेशन है। तो किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन को तय करने के पहले या इस थ्योरी को एनालाइज करने के पहले, इंडिया यूएस रिलेशन को एनालाइज करने के पहले मैं इंटरनेशनल रिलेशन की 3 थ्योरीज़ है उसको ब्रीफ में मैं उसका थोड़ा डिस्कस करूँगी उसके बारे में। आइडियलिज़म, रियलिज़म और न्यू रियलिज़म। तो आइडियलिज़म बेसिकली क्या है, वो एथिकल प्रिंसिपल पर आधारित ये थ्योरी है जो वॉर को अवॉइड करता है, जैसे कांट ने परपेचुअल पीस की बात की, और इंडिया भी रियलिस्टिक थ्योरी को बढ़ावा देता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है। बट इंडिया रियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक दोनों अप्रोच को सपोर्ट करता है। रियलिस्टिक अप्रोच क्या कहता है, वो स्ट्रगल फॉर पावर में बिलीव करता है। नेशनल इंटरेस्ट किसी भी राष्ट्र की तभी सुरक्षित रह सकती है जब उसके पास पावर है, तो अपने पावर को कितना स्ट्रेंथन करें, ये रियलिस्टिक अप्रोच मेन एम्फेसिस उसका उसी पर देता है। 2000 वर्ष पूर्व पहले ही ये रियलिस्टिक अप्रोच की नींव रखी जा चुकी थी। सुन जुन चाइना के जो, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आर्ट ऑफ वॉर। उसमें उन्होंने बहुत ही ब्रीफ अच्छी तरीके से रियलिस्टिक अप्रोच की चर्चा की है। तो चाइना का तो खैर शुरू से ही ये अप्रोच ही रहा है, और ये पुस्तक में आर्ट ऑफ वॉर में सुंजू ने बिल्कुल ही रियलिस्टिक अप्रोच को बढ़ावा दिया है। फिर इंडिया में खैर अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र, वो बहुत ही रिफाइंड वे में किस तरह से स्ट्रैटेजिकली हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित रखें, और ये ज़रूरी भी है। किस तरह से चंद्रगुप्त ने नंद वंश को ख़त्म किया, फिर अखंड भारत की एक तरह से रचना की। तो ये सब एक स्ट्रैटेजिकली नेशनल के इंटरेस्ट में है। उन्होंने ये अर्थशास्त्र में इन चीज़ों को फॉरेन पॉलिसी के बारे में दर्शाया है। थ्यूसिडाइटिस है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, जिसमें उन्होंने स्पार्टा और एथेंस के युद्ध की चर्चा की, किस तरह से एथेंस को हराया स्पार्टा ने स्ट्रैटेजिकली। फिर मैकियावेली की द प्रिंस पुस्तक आई, जिसमें फॉक्स एंड लायन की डिप्लोमेसी उन्होंने दी। फॉक्स की तरह किस तरह से हमें क्लेवर होना चाहिए हर राष्ट्र को, और लायन की तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये नेशनल इंटरेस्ट का मेन परिचायक है। तो खैर मैकियावेली का जो कंसेप्ट है वो तो बाय हुक एंड क्रुक एथिकल प्रिंसिपल को अवॉइड करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को ही सिक्योर करके रखना है। हॉब्स का लेवियांथन आया। तो इस तरह से ये जो 2000 वर्ष पहले ही ये इसकी नींव रखी जा चुकी थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मॉर्गेंथ्यू की जो पुस्तक आई, वो मॉर्गेंथ्यू की पुस्तक थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1949 में। और मॉर्गेंथ्यू की और भी पुस्तक आई है, जैसे साइंटिफिक मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, डायलेमास ऑफ पॉलिटिक्स 1958 में आई। फिर 1951 में उनकी इन्फ्लुएंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट आई थी, और 1946 में साइंटिफिक मैन वर्सेस द पावर पॉलिटिक्स आई थी। तो पॉलिटिक्स अमंग नेशन में उन्होंने 6 प्रिंसिपल्स की चर्चा की है रियलिस्टिक अप्रोच की। पहला प्रिंसिपल क्या कहता है कि पॉलिटिक्स इज़ गवर्न्ड बाई ऑब्जेक्टिव लॉज विच हैव देयर रूट्स इन ह्यूमन नेचर। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है वो मानवीय व्यवहार पर आधारित है। तो मनुष्य क्या होता है, वो सेल्फिश होता है, उनका मानना था। तो वो सेल्फिश होता है, हमेशा वो अपने इंटरेस्ट को ही देखकर कोई भी कार्य करता है। प्रॉफिट लॉस, उसका जहाँ प्रॉफिट होगा वो अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कोई भी वो पॉलिसी बनाएगा। सेकेंड प्रिंसिपल क्या कहता है मॉर्गेंथ्यू का, कि द कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। पावर ही यहाँ मेन है, रियलिस्टिक अप्रोच का मेन थ्योरी ही पावर पर आधारित है। पावर के अकॉर्डिंग ही हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करते हैं। थर्ड प्रिंसिपल्स क्या है मॉर्गेंथ्यू का, कि पॉलिटिकल रियलिज्म डज नॉट टेक अ फिक्स्ड डिटरमिन्ड मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी चीज़ फिक्स्ड नहीं होती है, समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो बदलती है। हम अपने रिलेशन को डिफ़ाइन करते हैं, रिडिफाइन करते हैं। अब जैसे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो तो बिल्कुल चेंजेबल होती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं वो अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल क्या होती हैं, जैसे हमारी सॉवरेंटी हुई।
सॉवरेंटी, हम नेशनल इंटरेस्ट, ये हमारा अनचेंजेबल चीज़ है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसकी रक्षा करना हर राष्ट्र का धर्म होता है। लेकिन अब जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने वातावरण या परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम चेंज करते रहते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को। हमारे नेशनल इंटरेस्ट हर समय एक जैसे नहीं होते हैं, तो हमारे रिलेशन भी बदलते रहते हैं। तो कुछ अनचेंजेबल चीज़ें और कुछ जो है चेंजेबल चीज़ें हैं। फोर्थ प्रिंसिपल मॉर्गेंथियो का क्या कहता है कि रियलिज्म कंसिडर्स प्रूडेंस टू बी द सुप्रीम वर्चू इन पॉलिटिक्स। प्रूडेंस, विवेक, विवेक के आधार पर कोई भी पॉलिसी बनाना सही है, अदरवाइज युद्ध की स्थिति हो सकती है। हर राष्ट्र को अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, अपने पावर को ध्यान में रखते हुए, प्रूडेंस के अकॉर्डिंग, अपने विवेक के अकॉर्डिंग ही कोई भी पॉलिसी बनानी चाहिए। फिफ्थ प्रिंसिपल क्या कहता है मॉर्गेंथियो का क्या है कि पॉलिटिकल रियलिज्म रिफ्यूजेस टू मोरल लॉज। कहीं भी रियलिस्टिक थ्योरी में मोरालिटी की बात कहीं की ही नहीं गई है कि नेशनल इंटरेस्ट, मोरल लॉज इसमें कहीं ज़रूरी है ही नहीं। सिक्स्थ प्रिंसिपल इसका है पॉलिटिक्स रियलिज्म मेंटेन्स ऑटोनॉमी ऑफ द पॉलिटिकल स्फीयर। इसमें ऑटोनॉमी की आवश्यकता होती है। जैसे हर सब्जेक्ट का अपना एक ऑटोनॉमी होता है, उसमें उसकी चर्चाएं होती है, तो इसका भी एक अलग से एक अपना ऑटोनॉमी होता है जहाँ पावर की चर्चा होनी चाहिए। तो ये सिक्स्थ प्रिंसिपल मॉर्गेंथियो की जो है वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आज के समय में ये थ्योरी एप्लीकेबल है और हर राष्ट्र के लिए अलग अलग तरह से ये एप्लीकेबल है। लेकिन रियलिज्म को भी क्रिटिसाइज, क्योंकि कोई भी थ्योरी आती है उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए कोई दूसरी थ्योरी आती है। मॉर्गेंथियो अमेरिका के थे, शिकागो, और हर जो प्रोफेसर थे शिकागो में, और हर फ़िलासफ़र हो जाती उसकी जो फ़िलासफ़ी होती है उस समय के वातावरण के अकॉर्डिंग उसकी थिंकिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग वो ढलती है। उसके बाद केनेथ वॉल्टर्स आए। केनेथ वॉल्टर्स ने न्यू रियलिज्म की थ्योरी रखी। उनकी पुस्तक थी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, 1979 में आई। उन्होंने रियलिज्म के मॉर्गेंथियो के एक प्रिंसिपल को तो स्वीकार किया है कि पावर इज़ इम्पॉर्टेंट रियलिज्म में, लेकिन उन्होंने कहा ह्यूमन नेचर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। कोई भी प्रक्रिया हो जो इंटरनेशनल रिलेशन में हो तो उसके ह्यूमन नेचर का कोई रोल नहीं है। उन्होंने स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी की बात की कि स्ट्रक्चर में डिफॉर्मिटी जब भी आती है देन इस तरह से वॉर लाइक सिचुएशन पैदा होती है। और कभी भी दो राष्ट्र के बीच में अगर टकराव होता है तो अगर कोई मीडिएट करने वाला नहीं है, मीडिएटर नहीं है, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है और वो प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। स्ट्रक्चरल एनार्किज्म की वो बात करते हैं कौन? केनेथ वॉल्टर्स। तो ये जो तीन थ्योरी है वो इंटरनेशनल रिलेशन को डिफ़ाइन करती है और उसके अकॉर्डिंग हमारे फॉरेन पॉलिसी भी देखे जा रहे हैं। आज के संदर्भ में वो बदलते भी हैं, लेकिन इन थ्योरी के आधार पर हर राष्ट्र का अपना अलग अलग प्रिंसिपल है, वो अलग अलग अपने थ्योरी को अपनाता है। तो इंडो यूएस रिलेशन की चर्चा हम शुरुआत करें तो इंडिया यूएस रिलेशन, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी फिक्स्ड क्राइटेरिया यहाँ नहीं है। समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमारे टेस्ट, हमारे इंटरेस्ट वो चेंज होते रहते हैं। ये इंटरनेशनल रिलेशन का मेन फोकस रहा है। तो इंडिया यूएस रिलेशन के साथ भी सेम बात यही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से हम देख रहे हैं या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले भी, क्योंकि हर एक पीरियड होता है जहाँ पे किसी न किसी राष्ट्र का डोमिनेंस रहा है हर समय में। चाहे प्राचीन युग की बात अगर मैं करूँ तो पैक्स रोमानिया, उसमें उस समय उसमें उस कंट्री का डोमिनेंस था। फिर मध्य युग की बात मैं करूँ तो यहाँ पैक्स टिटोनी युग में जर्मनी ने टिटोनो में स्थापित इस तरह से अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो पैक्स टिटोनिका कहा गया उसको। फिर आधुनिक युग में ब्रिटेन का स्थापित प्रभुत्व बढ़ गया तो उसको पैक्स ब्रिटानिका कहा गया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पैक्स अमेरिकाना और पैक्स सोवियटिका हुआ। तो यह जो टू पोलर वर्ल्ड देखा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो लेकिन सोवियत यूनियन का भी डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 में। गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसी दो पॉलिसी लाई, ओपननेस की पॉलिसी लाई, जिससे सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन के कगार पर आ गया और वो डिसइंटीग्रेट हुआ। उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड
अमेरिका का हेजेमनी देखा गया। ऐसे कई एग्जांपल्स हमारे सामने हैं उसके हेजेमनी का। जैसे अब गल्फ़ वॉर का ही एग्जांपल आप देखिए, या उसका कोर्सिव डिप्लोमेसी ही देखिए, या एलिमिनेशन ऑफ टोटलिटेरियन सिस्टम एंड टेररिज्म पर उसकी आवाज़ भी आई। फिर मेडिएशन ऑफ किस तरह से इंटरनेशनल डिस्प्यूट को वो मेडिएट किया। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से उसका डोमिनेंस रहा। तो इससे कई एग्जांपल्स हैं। फिर उसने अफ़गानिस्तान जो तालिबान का जो प्रॉब्लम है उसको भी किस तरह से उसने मेडिएट किया। तो इस तरह से कई जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर उसकी हेजेमनी देखी गई। यूनिपोलर वर्ल्ड देखा गया जब सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद। लेकिन धीरे धीरे हर राष्ट्र अपनी ताकत को बढ़ाया, चाहे इकोनॉमिकली, मिलिट्री। अब इज़राइल का ही एग्जांपल मैं दूँ तो इज़राइल कितना छोटा कंट्री है, बट टेक्नोलॉजिकली और वो आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन, वो मिलिट्री वहाँ पर ज़्यादा, तो मिलिट्री वहाँ उस राष्ट्र की सक्षम, उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी इंटरेस्ट को वो तय कर रहा है, सक्षम है वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो हर राष्ट्र अपने अपने को रीडिफाइन किया। और तो अब ज़्यादातर राष्ट्र अब इंटरडिपेंडेंसी के फेज़ से गुजर रही हैं। और यूएसए की पॉलिसी में भी चेंजेस देखने को मिले, क्योंकि चाइना भी एक इकोनॉमिकली एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री के रूप में उभर कर सामने आया। वो यूएसए को भी चैलेंज करने लगा। तो एक समय था जो इंडिया का यूएसए के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, क्योंकि इंडिया ने नाम को अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो बाइपोलर वर्ल्ड था उस टाइम इंडिया ने नाम के सिद्धांत को अपनाया। तो फिर यूएसए को यह पसंद नहीं था। फिर एनपीटी पर साइन नहीं करना, और ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर इंडिया और यूएस रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं थे। 1971 में भी वही स्थिति थी, इंडिया यूएस रिलेशन एकदम टूटने के कगार पर आए। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती हैं, चेंजेज होते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसी कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। समय के अकॉर्डिंग, परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम अपने इंटरेस्ट को रीडिफ़ाइन करते हैं, और यही रीडिफ़ाइन हमने किया है। और आज इंडो यूएस रिलेशन बहुत ही अच्छा है, और दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं। तो इसके कई एग्जांपल्स हैं। अब जैसे देखिए, ये ट्रेड डील ही है, तो जेनरिक ड्रग को लेकर है यूएस के साथ। यूएस इंडिया के साथ ट्रेड डील करना चाह रहा है ये जेनरिक ड्रग को लेकर, लेकिन यूएस का अपना एक शर्त है कि जितना रॉ मटेरियल्स पहले जेनरिक ड्रग के लिए चाइना से आता था, यूएस उसको मना कर रहा है कि इंडिया को वो सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए वो बार बार कर रहा है, कुछ कंडीशंस को देखते हुए। फिर इंडिया का अपना जैसे डेयरी प्रोडक्ट है उसको भी जो रिस्ट्रिक्ट था पहले उसको ओपन कर रहा है। फिर एक जैसे नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट हुआ है, पास हुआ है एक सेनेटर ने। फिर सेंसिटिव मिलिट्री इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी है वो भी इंडिया के साथ वो शेयर कर रहा है। जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, F-35 है। इंडिया का खुद का भी एम का पर चला, तो ये काफ़ी मदद मिलेगा। 5th जनरेशन फाइटर इंडिया को एम का के उसमें भी मदद मिलेगा। 2018 में कॉमकासा आया, कम्युनिकेशंस कॉम्पैटिबिलिटी सिक्योरिटी एग्रीमेंट। ये यूएस के कम्युनिकेशन सिस्टम और कोड्स होता है यूएस का, वो सब इंडिया अब उसको एक्सेस कर पाएगा। तो इंटेलिजेंस का जो डेटाबेस है उसको इंडिया एक्सेस कर पाएगा। तो कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन जहाँ चल रहा हो, इंडिया उसको रियल टाइम पर वो इस इंटेलिजेंस को प्रेजेंट मोमेंट में वो देख पाएगा। तो ये टेररिज्म को फाइट करने में ये एक अच्छा जरिया है। फिर 2016 में लेमोआ आया। तो लेमोआ क्या है? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट। तो ये मिलिट्री का लॉजिस्टिक सप्लाई सर्विसेज रेसिप्रोकली दोनों कंट्री यूज कर सकता है, यूएस इंडिया दोनों यूज कर सकता है। वैसा ही एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है। तो मिलिट्री को लॉजिस्टिकली सपोर्ट सर्विसेज रेसिप्रोकली यूज कर सकता है। तो इस तरह से पहले ट्रेडिशनली यूएसए का जो भी स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट्स हुआ करता था वो किसी लीडर्स का जैसे स्पीच ही हुआ था, तो उसमें पहले वो मेंशन रहता था एशिया पैसिफिक। तो अब इंडिया का रिकॉग्निशन मिल रहा है। अब मेंशन क्या रहता है? इंडिया पैसिफिक। तो पहले जो यूएस था वो मेन फोकस उसका मिडिल ईस्ट पिवोटेड था। तो मिडिल ईस्ट पिवोटेड था क्योंकि उसका अपना ग्लोबल स्ट्रैटेजी था। मिडिल ईस्ट जैसे सऊदी अरबिया है, इजराइल है, ईरान है। तो
क्योंकि तेल का एक रीज़न था, लेकिन अब यूएस जैसे जैसे खुद भी सक्षम हो गया तेल के मामले में, एनर्जी के मामले में, तो यूएस को भी अब लग रहा है कि वहाँ उसको इस पे फोकस करना अब उसके फ़ायदे की चीज़ नहीं है। फिर वो शिफ्ट हुआ मिडिल ईस्ट से, उसको अब सिर्फ उसका अटेंशन कहाँ शिफ्ट हुआ, एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक में जापान है, ताइवान है, साउथ ईस्ट एशिया है। तो ये एशिया पैसिफिक से अब धीरे धीरे उसको लग रहा है कि जैसे चाइना उसको जब चैलेंज करने लगा, तो उसको अब लग रहा है कि अब एशिया पैसिफिक अकेले चाइना को चैलेंज नहीं कर सकता है। तो फिर यूएस ने अपने स्ट्रैटेजी को, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए उसने इंडिया के साथ अलायंसेस करना चाहा। तो अब वो एशिया पैसिफिक से इंडिया पैसिफिक की ओर शिफ्ट होते जा रहा है। तो पहले मिडिल ईस्ट पिवोटेड था, फिर एशिया पैसिफिक, अब इंडिया पैसिफिक पिवोटेड हो रहा है। तो ये सब उसका अपना स्ट्रैटेजी है कि चाइना से फाइट करने का। तो लेमुआ के आने से एक फ़ायदा क्या हुआ है कि जैसे पैसिफिक ओशन से पहले अपना जो प्रेशर बनाता था यूएस अपना चाइना से, अब मालक्का स्ट्रेट से वो चाइना को प्रेशर बना, क्योंकि चाइना के जितने भी मैक्सिमम बिजनेस जो हैं वो मालक्का स्ट्रेट से ही होता है। और मालक्का स्ट्रेट जो है वो अंडमान के तरफ से ही होकर जाता है। तो एनर्जी फिल करने के लिए जैसे जितनी ज़रूरत पड़ती है चाइना की, वो सब मालक्का स्ट्रेट से ही होगा। तो ये अच्छा स्ट्रेटजी है कि चाइना को कैसे रोका जाए, प्रेशराइज किया जाए। और जब यूएस भी इंडिया के साथ आएगा तो उसका स्ट्रेटजिक विल भी इंडिया का ज़्यादा बढ़ जाएगा कि चाइना को अगर प्रेशराइज किया जाए तो चाइना का बिजनेस या चाइना की इकोनॉमी ऐसे ही बहुत डाउन हो जाएगी। और इस तरह से स्ट्रेटेजिक विल अब इंडिया के पास आ गया है यूएस को सपोर्ट करने से। तो डबल प्रेशर अब चाइना को दिया जा सकता है इसके कारण। और यूएस का जो एयरक्राफ्ट है निमित्ज, वो पैसेज इंडिया दोनों एक साथ, इंडिया और यूएस का एक साथ एक्सरसाइज हुआ, पासिंग एक्सरसाइज हुआ। तो दोनों एक दूसरे के पर इंटरडिपेंडेंसी हो रही है। इंडियन नेवी के बेस को भी एक जॉइंट ऑपरेशन दोनों के साथ हो रहा है। साउथ चाइना में भी इंडिया के साथ, साउथ चाइना सी में भी इंडिया और अमेरिका एक साथ मिलकर दोनों जॉइंटली चाइना को अपोज करने की बात कर रही है। फिर बेका भी साइन होने की बात हो रही है। जो बेका क्या है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट है, वो एक्सचेंज ऑफ जियोपॉलिटिक्स है। तो इस तरह से कई ऐसे एक्सचेंज हैं जो इंडिया और यूएसए के साथ किया जा रहा है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शिफ्ट देखा जा रहा है इंडिया यूएस रिलेशन में। तो यूएस का जो भी अलायंसेस जो होता है वो लेमुआ, कॉमकासा और बेका, ये 3 एग्रीमेंट वो करता है। तो इंडिया के साथ ये तीनों एग्रीमेंट उसका हो रहा है। लेमुआ जो मिलिट्री बेस एक प्लेटफॉर्म कर रहा है, कॉमकासा कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे का एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी बहुत स्ट्रेंथ है इंडिया के लिए। और पहले ये सिस्मोआ था, सिस्मोआ पर जिसमें इंडिया ने साइन नहीं करा था। तो इसलिए इंडिया के विल को देखते हुए यूएस ने अपने स्ट्रेटजी को बदला, उसने इंडिया के लिए सिर्फ कॉमकासा लाया, जो कि उसमें कुछ परिवर्तन किया गया सिस्मोआ में, और ये कॉमकासा लाया जिसे इंडिया उसको अब साइन कर रहा है। तो इस तरह से कई मॉडिफाइड वर्जन है ये सिस्मोआ का। तो इससे इंडिया को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो जितने भी हाई टेक्नोलॉजी वाले जो वेपन्स आते थे अमेरिका से, उसको इंडिया एक्सेस नहीं कर पाता था, क्योंकि उतनी हाई टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं थी। अब चूँकि इसके आने से, कॉमकासा के आने के बाद ये संभव हो जाएगा। जैसे यूएस का जो गार्डियन सी है, ड्रोन है, अब जो इंडिया है उसको अब उसके कम्युनिकेशन को उसको एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से मेजर चेंज देखे जा रहे हैं इंडिया यूएस रिलेशन में। और आज तो मेन एजेंडा ही हो गया है पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कि किस तरह से टेररिज्म को ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट में यूएस अब इंडिया को बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली अब साथ, दोनों कंट्री एक साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर। और अभी इंडिया यूएस समिट हुआ, उसमें भी काफ़ी ट्रेड की ओपिनियंस की बात की गई। तो कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ ट्रेड है, इकोनॉमी है, मिलिट्री है, वहाँ इंडिया और यूएस के रिलेशन को हमने फिर से रिडिफाइन किया है। थैंक यू।